हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो आज मैं ले करके आई हूँ चैप्टर, और जो आपका एंजाइम है उससे मैं आपको आज स्टडी करवाऊँगी। उसके एमसीक्यू हैं बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे एमसीक्यू हैं फ्रेंड। और देखिए इसके पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया है वो सेल डिवीज़न का कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके पहले सेल बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड हो चुका है। और मेरे चैनल के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो मेरा ये चैनल है ये टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कराता है, जिसमें कि आपके केवीएस और यूपी, एनवीएस एंड डी ट्रिपल एसबी इनके एग्ज़ाम इंक्लूडेड हैं। और जब से डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी साइंस की, उसके लिए मैंने केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। और फ्रेंड, जो भी नोटिफिकेशन है और जो प्रीवियस ईयर का 2018 का डी ट्रिपल एसबी का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप उसमें से एक एक चीज़ देख लीजिए और चैनल पे बने रहिए। कहीं पर भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं। मेरे चैनल पे आपको डी ट्रिपल एसबी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप बाकी आप चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे फ्रेंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था फ्रेंड, क्योंकि बहुत से लोग चैनल पे नए भी जुड़ते हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो है, देखिए, टर्म हु कॉइंड द टर्म जाइमेस फॉर एंजाइम्स इन यीस्ट। ऑप्शन ए कुह ने, बी सुमनर, सी लुईस पास्चर एंड डी एडवर्ड बुकनर। तो देखिए यहाँ पे जो यीस्ट है फ्रेंड उसके बारे में बता दूं। जो यीस्ट होता है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। और यहाँ पे जो यीस्ट है फ्रेंड, यीस्ट जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यीस्ट होती है वो बेकर यीस्ट कहलाती है। और वो बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और जब बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि अगर कोई भी आपको आटा या डो लेना है और उसमें अगर आप यीस्ट का पाउडर मिला देते हैं या यीस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, फिर वो फर्मेंटेशन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और किण्वन की प्रक्रिया में एक गैस रिलीज होती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जब आटे में से या डो में से बाहर निकलती है तो ये उसमें होल्स भी क्रिएट कर देती है। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये डो को बहुत ही सॉफ्ट भी बना देता है और ये क्या करता है, लेवनिंग कर देता है, उसको जो है बड़ा कर देता है, उभार कर देता है, उसमें सॉफ्ट कर देता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो किसने दिया था, वो एडवर्ड बुकनर ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। ऑप्शन ए होलो एंजाइम, बी एपो एंजाइम, सी को एंजाइम एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए आपको फ्रेंड पता है कि ये जो एंजाइम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो देखिए ये जो को एंजाइम होता है फ्रेंड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो को एंजाइम सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो को एंजाइम क्या होता है, ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है फ्रेंड। और ये जो होते हैं, जो को एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये जो आपका सबस्ट्रेट होता है एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको फिर ये प्रोडक्ट जब बनता है उसमें प्रोडक्ट को बनाने में उसको जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, पहले ये क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में बदलने में बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। और जो लोकेशन होती हैं उनको कहते हैं एक्टिव साइट्स। ओके, और एक्टिव साइट पर ही कोएंजाइम बाइंड करता है। एक्टिव साइट पे क्या करेगा, जो कोएंजाइम होगा वो बाइंड करेगा। ओके, कोएंजाइम की बाइंडिंग अगर पूछी जाए कि कहाँ पर होती है तो वो एक्टिव साइट्स पर होती है। और जो कोएंजाइम होते हैं फ्रेंड वो जैसे कि अगर आपका हम लोग NAD+ की बात करें, देख लीजिए तो यहाँ पे नोट डाउन करते रहिए, NAD+ और आपका है NADP+ एंड आपका FMN और आपका FAD, ये सारे क्या हैं, ये कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स, ये हैं कोएंजाइम्स फ्रेंड। ठीक है, ये सभी आपको कोएंजाइम्स मिलेंगे। और ये कैसे कोएंजाइम है, ये डिहाइड्रोजनेज के कोएंजाइम है। ओके, कोएंजाइम्स ऑफ डिहाइड्रोजनेज। और फ्रेंड अब यहाँ पे देख लीजिए जो कोएंजाइम ए होता है और उसके बारे में आपने सुना ही है कि जो कोएंजाइम ए है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में पहले पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद देन कोएंजाइम ए से रिएक्शन होती है। तो ये जो कोएंजाइम ए है ये इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन करता है और सिंथेसिस करता है।
चलिए, इसके अलावा आपको वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है इसका सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो इतनी बातें इसके बारे में हो गई हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन हु प्रपोज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की थी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बताने के लिए, उनकी मैकेनिज्म को बताने के लिए कि कैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। ए है हमारे पास फिशर, बी हैं जैकब एंड सी है हमारे पास कोशलैंड एंड डी है सुमनर। तो देखिए एमिल फिशर की लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपने सुनी है फ्रेंड, और ये एमिल फिशर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए विच वन वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर एंजाइमेटिक रिएक्शन। कहा जा रहा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए कौन सी इसमें वैल्यू यूज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्रेंड जो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सबसे पहले, उसके बाद बताते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड ए है हाई के आई एंड बी लो के आई, सी लो के एम एंड डी है हाई के एम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले मैं उसको बता देती हूँ कि जो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगी। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है लो के आई। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो लो के आई है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको फ्रेंड यहाँ पे माइचेलिस एंड मेंटन ने जो एक कांस्टेंट बताया था जिसका नाम होता है मिचेलिस कांस्टेंट, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, और इसको आप लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए सारी चीज़ें। मिचेलिस कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मिचेलिस कांस्टेंट को, इसको हम लोग के एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, के एम से। और ये जो होता है ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन कैटलाइज होती है और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी अटेन कर लेती है, ठीक है, तो उसको ये डिस्क्राइब करता है। तो यानी कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो आपका मिचेलिस कांस्टेंट होता है वो ये बताता है कि जो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी एंजाइम द्वारा अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी अटेन कर लेती है वो कहलाता है वी मैक्स। तो और जो के एम होता है यानी कि जो माइचेलिस मेंटन कांस्टेंट होता है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि जो एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी है, ठीक है, कोई भी एंजाइम की सबस्ट्रेट से कितना अधिक एफिनिटी रखता है वो बताती। और ये जो के एम वैल्यू होती है वो डिफ़र भी करती रहती है सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट को, किसी एक सबस्ट्रेट के लिए अलग होगी और किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए अलग होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आपका बी वाला करेक्ट हो चुका है कि ये लो के आई वैल्यू बताती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ वाला है फ्रेंड। यहाँ पे फिफ्थ वाले को मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको ये पूरा दिख जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सी दी फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई 1 2 3 एंड 4 फ्रॉम दी लिस्ट 1 to 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक आपके को ग्राफ दिखाई दे रहा है और पिक्चर है एक, जिसमें कि आपको एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, इस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दी हुई है और जो वाई एक्सिस है इस पे एनर्जी बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए जो 1 वाला है इसके बारे में बताना है, फिर 2 यहाँ पे है, फिर 3 एंड 4। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है एंड जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। 1 है सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आपका जो 2 है वो क्या कह रहा है, सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज्ड बाय द रिएक्शन। फिर 3 है ट्रांजिशन स्टेट एंड 4 है द सेगमेंट वुड बी सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिएक्शन वाज अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड, विच वन इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको जितना भी आपके पास यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है ये वो एक टेबल के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये टेबल है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताते हैं, उसके बाद देन हम आगे एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो सी है उसको देख लीजिए। तो जो सी वाला है वो क्या है, आपका जो 1 है सेगमेंट, ओके, जो 1 है वो किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि ये
ये जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो 2 वाला है यहाँ पे, जो छोटा सा आपको ये कॉलम दिख रहा है जो 2 वाला, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये वो सेगमेंट है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिएक्शन से कितनी रिलीज हुई है, किस रिएक्शन से जो फ्री एनर्जी की मात्रा है वो कितनी रिलीज हुई है, वो ये बता रहा है। और जो आपका थर्ड वाला है वो क्या बता रहा है, थर्ड वाला वो ट्रांजिशन स्टेट को बता रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसकी। और जो फोर्थ वाला है फ्रेंड, वो अगेन आपका जो फोर्थ वाला है वो ये 2 को बता रहा है। ठीक है, द सेगमेंट वुड बी द सेम। ठीक है, वो सेम है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिएक्शन वॉज अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, या तो कैटलाइज हो रही है या तो अनकैटलाइज हो रही है, जो भी आपका करेक्ट हो वो। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 6th वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 6th है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत ही फेमस ग्राफ है, फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड। देखते हैं, द गिवन एडजेसेंट ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और क्या आइडेंटिफाई करना है, ए, बी एंड सी। अब ये आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपका ए बी सी है। यहाँ पे देखिए ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें आपको दे रखा है ऑप्शन में। और जो इसमें पहले आप एक बार इसको देखेंगे, उसके बाद फिर इसको करने के लिए ट्राई करिएगा। ग्राफ को देखिए, देन उसके बाद उसकी एक्टिविटी की वी मैक्स कहाँ पर है और मिचेलिस कांस्टेंट कहाँ पे है और वेलोसिटी कहाँ पे वी मैक्स की आधी हो रही है, जो कि मैंने इसीलिए इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि आप लोग मिचेलिस कांस्टेंट और वी मैक्स का कंसेप्ट समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। अब इसको मैं देख लेती हूँ, बी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे बी की तरफ देखिएगा। ये जो फ्रेंड आपका जो ए पोर्शन है, ये वाला, ये जो ए पॉइंट है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो मैक्सिमम है। ए पॉइंट पे मैक्सिमम है। उसके बाद जो बी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये, इसको क्या कहते हैं, ये मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। ये उस कांस्टेंट को शो कर रहा है। फिर देन क्योंकि ये मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट क्या शो करता है, ये एफिनिटी शो करता है। ठीक है, रिएक्शन की जो भी एफिनिटी होती है उसको शो करता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि जो केएम वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, सबस्ट्रेट से कितनी एंजाइम की एफिनिटी हो रही है। और ये जो केएम वैल्यू होती है वो अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग भी होती है। देन फ्रेंड उसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वी मैक्स जो है वो आधी है, यानी कि आधी वेलोसिटी को अटेन किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, वी मैक्स मैक्सिमम से आधी वेलोसिटी है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट्स आर। ऑप्शन ए cellulose and proteinase, B cellulose and amylase, C cellulase and pectinase and D है amylase and pectinase। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 का, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे सी वाला, क्या की सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। तो फ्रेंड आपको पता है जो सेल्यूलेज होता है वो एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो सेल्यूलोज को डिजोल्व करता है, डिग्रेड करता है। और जो पैक्टिनेज है वो क्या करता है, वो पैक्टिन को डिजोल्व करता है, जो सेल वॉल में पैक्टिन होती है उसको डिजोल्व करता है, उस पर एक्शन करता है। तो ये दोनों एंजाइम है। जब सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगी प्लांट की और जब पैक्टिन भी डिजोल्व हो जाएगा तो फिर हमें प्रोटोप्लास्ट तो मिल ही जाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करने के लिए कहा गया है कि कौन कौन सी आपको एंजाइम चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेप्सिन इज इनएक्टिवेटेड एट पीएच। देखिए फ्रेंड ये मेरा स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ए बिलो 3 एंड बी बिलो 2 एंड सी अबव 5 एंड डी है अबव 3। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो आपका 8 है उसको आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि अबव 5, अगर 5 से ज़्यादा पीएच होगी तो क्या होगा, पेप्सिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं अपने क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, तो इसीलिए किसी को मतलब ये कहना कि वो कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके साथ अनफेयर हो जाएगा। तो बट ये है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए कहना होता है। 9th वाला है हमारे पास क्वेश्चन, द मोस्ट मॉलिक्यूल दैट आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एज बायोकैटालिस्ट इन एडिशन टू एंजाइम्स आर। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो एंजाइम्स के साथ ऐड किया जाता है और वो बायोकैटालिस्ट की तरह उसको काम करता है, तो बायोकैटालिस्ट है वो। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पॉलीसेकेराइड, बी फैटी एसिड्स एंड सी आरएनएज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्या है इसमें से जो बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है, रिकॉग्नाइज्ड एज बायोकैटालिस्ट इन एडिशन टू एंजाइम्स आर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 9 का सी, और अगेन मैं इसके लिए स्टार दूंगी, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आरएनए की एज अ बायोकैटालिस्ट काम करता है, तो यहाँ पे आरएनए हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो 10th वाला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बी ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, सी ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स एंड ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। इस पे भी स्टार देना चाहूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कहा है नॉट करेक्ट, तो जो 10 का है वो सी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम हैं वो तो प्रोटीन है, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका नॉट करेक्ट में। और बी देखिए ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, बिल्कुल ये जो बायोलॉजिकली डेराइव्ड एंजाइम्स होते हैं ये बायोलॉजिकल, इसलिए इसको बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, या प्लांट की बॉडी में किसी भी प्लांट में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें कैटालिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सारे आपके बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 देख लेते हैं फ्रेंड, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम दैट एक्ट एज अ कैटालिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज। कहा जा रहा है कि एक ऐसा एंजाइम जो नॉन प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं है, लेकिन वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। या तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपेरेंट एक्सेप्शन टू द बायोलॉजिकल ट्रुथ इज। तो यहाँ पे देखिए ये पूछने का मतलब है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का वे देखिए फ्रेंड कितना अच्छा है। ऑप्शन ए स्प्लाइसियोसोम, बी राइबोजाइम, सी आरएनए पॉलीमरेज 1, डी आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे जो 11th का आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर वो है बी, यानी कि राइबोजाइम जो है फ्रेंड वो प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ओके, वो एक्सेप्शन है इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन बाय डीईपी डाई आइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो एसिटिल कोलिन का इनहिबिशन होता है और वो किसके द्वारा, डीईपी यानी कि डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट के द्वारा, वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो एंजाइम की क्रिया का, रिएक्शंस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन और डी है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड आपको इसका आंसर बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आंसर है वो यहाँ पे सी है, नॉन